मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। कमर सीधी आंखें बंद सब विनय भाव से करेंगे। ये क्लासेस रिकॉर्डिंग है, तो जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे वो उसका देख सकते हैं यूट्यूब पे। संभावना है कि आज सिलेबस हो जाए लगभग। प्रार्थना शुरू करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स ऑन है, जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। आज लगभग पूरा पेपर मेरा बताने का भाव है, पेपर किस प्रकार आएगा, कैसे रहेगा। हम शुरुआत करते हैं काल से। तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय होने का बोध पता चलता है। हम वैसे तो हमें पता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन इसको हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो था है तो वो भूतकाल है, और कुर्सी बनाई गई, गई का है वो भविष्य है, और बच्चे किताब पढ़ रहे हैं वो वर्तमान काल है। ये तीनों अलग अलग काल के उदाहरण हैं। तो काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जैसे बड़े कुर्सी बना रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्लास शुरू हो गई है, तो भूतकाल। हो रही है वर्तमान, क्लास शुरू होगी भविष्य काल। ये सबको पता है। तो वर्तमान काल के भेद हैं, वर्तमान काल के तीन भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कोई भी घटना है, जैसे मान लो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मल है। चिड़िया वृक्ष पर चहचहाती है, मोर नाचता है, ये है सामान्य वर्तमान काल। और इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में चल रही है परंतु अभी पूरी नहीं हुई है। यानी कि हाथी पानी पी रहा है, जैसे इसका बताया है। वैसे ही कि हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, शायद कोई भी प्रोग्राम है, हम बोलते हैं शायद अतिथि आते ही होंगे, वर्षा हो, मतलब एक होता है ना कि संदिग्ध है, कि वह रूप जिसे संदेह का आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अभी जैसे पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते होंगे, जैसे घर में बैठे हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो जो भी संदिग्ध लगता है वह, या संदेह लगता है, वो संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। इसके बाद है भूतकाल, सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जो नॉर्मल क्रिया है, सुहानी ने पाठ पढ़ा, अध्यापक ने प्रश्न पूछे, वो है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल में है क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था लेकिन अभी पता नहीं कि अभी तक वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ, वो अपूर्ण भूतकाल है। वैसे इसके उदाहरण नहीं आएंगे, इतने भेद नहीं आएंगे, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए काल क्या है और काल के कितने भेद हैं। और आसन्न भूतकाल, क्रिया का वह रूप जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, जैसे अभी अभी ये ऑफिस से आए हैं, अभी अभी मैं खेल कर आया हूँ, तो ये है आसन्न भूतकाल। संदिग्ध में जहाँ पे शक है कि वो परीक्षा दे चुका होगा, शायद इन्होंने ट्रेन पकड़ ली होगी, हम कहते हैं ना पकड़ ली होगी, वो हो गया संदिग्ध भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जो क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल है। जैसे हमारे मोहल्ले का था कोई आदमी है, वो इतने अच्छे कचौरी समोसे बनाता था,
ये मतलब कार्यालय बंद हो चुका था, अगर आप 7 बजे जाओगे तो पूर्ण है कि वो कार्यालय बंद हो जाएगा। डॉक्टर का समय है मान लो 8 से 10, आप 11 बजे जाओगे तो संभावित है, पूर्ण रूप से संभावित है कि वह वहां पे जो गेट है वो बंद हो चुके होंगे। ऐसे हेतु हेतु मत भूतकाल, जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर ना होना निर्भर करता है, इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि मैं समय पर उठ जाती तो मेरा मेरा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाता। यदि यदि वह ध्यान से गाड़ी चलाता तो शायद दुर्घटना से बच जाता। तो जो चीज हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर हम उसके ऊपर कारण या क्रिया का निर्भर होना कहते हैं कि अगर पहले वाली क्रिया अच्छी होती तो हो सकता है आज परिणाम दूसरे होते। और तीसरा है भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय के बारे में बताता है वो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के भी दो भेद हैं। सामान्य भविष्य काल, सोहन गाना गाएगा, हम खाना खाएंगे, हम सोएंगे। और संभाव्य कि हो सकता है आज वर्षा हो जाए, हो सकता है कि आज मेरा दोस्त आ जाए, तो वो हो सकता है, वो संभाव्य भविष्य काल है। तो काल के अंदर बस इतना ही है, काल की परिभाषा आएगी या काल के भेद पूछे जाएंगे और सामान्य ही इसका परिचय रहेगा। इसके आगे हम चलते हैं वाच्य की तरफ। ये मैंने आपको बता दिए इसके सारे उदाहरण। बहुत वैसे पेपर बहुत सिंपल बनाया गया है, बहुत टफ नहीं आएंगी चीजें। कुछ कुछ परिभाषाएं याद कर लेना। कुछ अनुच्छेद लेखन के विषय के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। ये बस हमें एक बार पढ़ना है ताकि हमारे ध्यान में रहे। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है उसे वाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, अब कर्ता के अनुसार यानी कि मीरा रसगुल्ला खाती है या माली माला बेच रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही कर्म के अनुसार कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, ये सारे क्या हैं, जो काम मेरे द्वारा हुआ जाता है वो कर्म वाच्य है। भाव वाच्य, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है। कि अब मुझसे नानी, जज मान लो नानी या दादी कहती है मुझसे इतना काम होता नहीं है, अब मुझसे इतना उठा नहीं जाता है, तो वो सारे क्या है, वो अपने भाव बताती है, तो क्या हो गया, वो भाववाच्य होता है। वाच्य का बहुत ज्यादा इसके कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना नहीं आएगा, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहे। अब हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार है, इसका परिभाषाएं जरूर आती है, अलंकार किसे कहते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। अलंकार का काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार वैसे ही वाक्य में भी अच्छा सुंदर दिखने के लिए उनको गहनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता होती है, उन्हें शब्दों के रूप में अलंकार, अर्थ के रूप में अलंकार, वाक्य को सुसज्जित करने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं, है ना। और काव्य का सौंदर्य, किसी भी कविताओं में सबसे ज्यादा अलंकार का प्रयोग गद्य भाग पद्य भाग में होता है, तो उससे भी ज्यादा कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास अलंकार के अलंकार कितने होते हैं ये ध्यान रखना। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, है ना। ये बस एक बार आप लोग से पढ़ लेना, इतना ज्यादा इसमें डीप में उदाहरण नहीं दिए जाएंगे। अनुप्रास अलंकार के बारे में बता देती हूँ कि सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में बता देती हूँ। पता है, शब्द अलंकार, शब्द से ही समझिए कि जहां पर किसी विशेष शब्द के कारण सौंदर्य होता है शब्द अलंकार होते हैं। और अर्थ अलंकार, दो भेद है अलंकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार वो जो शब्द में नहीं अर्थ में जिसका सौंदर्य बढ़ता है वो अर्थ अलंकार कहलाए जाते हैं। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सारे अलंकार हैं। और शब्द का ही शब्द, एक कोई ऐसा शब्द यूज किया जा रहा है जिसके द्वारा उसके वाक्य की शोभा बढ़ गई है, तो वह शब्द है। इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। शब्द अलंकार में क्या है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होती है
वह अनुप्रास है। ये नहीं आएंगे एग्जाम में, तो चिंता करने की बात नहीं कि मैं कैसे करूंगी, ये इनको नहीं दिया गया है, बस एक बार आप पढ़ लेना ज्ञान के हिसाब से। जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। च च च च, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचू को हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, वैसे ये चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, एक ही वर्ण की आवर्ती 3 या 4 बार होती है तो वो अनुप्रास है। उसके बाद एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और हर शब्द का अर्थ प्रयोग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा होती है बादल और एक घटा होती है घटना। एक घटा क्या होती है? एक घटा होती है बादल, एक घटा होती है घटना। ठीक है, तो हर इसमें शब्द का प्रयोग एक ही शब्द का 2 बार किया गया लेकिन अलग अलग अर्थ में। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ पे एक एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, यानी कि एक एक शब्द का एक से बहुत ज्यादा अधिक अर्थ निकलते हो, वो श्लेष अलंकार है। मैंने इसका इतना डेप्थ में नहीं दिया है, तो आप बस अलंकार की परिभाषाएं और एक बार शब्दों ऊपर ऊपर रूप से एक बार पढ़ लेना शाब्दिक रूप से। उसके बाद है अर्थ अलंकार। अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण बढ़ता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था, यानी कि नील गगन नहीं रो रहा था, लेकिन हृदय को किसकी उपमा दी गई है? नील हृदय का। तो वो कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। जब हम किसी की उपमा या तुलना सामान्य वस्तु से अच्छा बताने के लिए करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सी वस्तु सामान्य कौन सी असामान्य है, तो वो उपमा अलंकार है। उसके बाद है रूपक अलंकार। काव्य में अगर स्वभाव गुण आदि को बहुत अधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में फर्क न दिखाया जाए, जैसे स्वभाव और गुण के कारण अधिक समानता के कारण प्रस्तुत है, उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे अभिन्न माना जाता है, तो वह रूपक अलंकार कहलाते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले गई, इसका मतलब ये चंद्र खिलौना में चांद में उपमेय है और खिलौना उपमान का आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय और उपमेय में संभावना नहीं दिखाई जाती है, वो है। ये सब आप पढ़ लेना, इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। अतिशयोक्ति, काव्य में अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, यानी कि हनुमान की पूंछ लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। किसी भी चीज को, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी कि हम किसी की शायरिया करते हैं ना, वो अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा। कि तुम्हारी घटाएं जैसे नील कमल सी या नील गगन सी, क्या बालों को खोलकर मत चला करो, रास्ता भूल जाएगा। क्या इतने बड़े बाल होते हैं कि सूरज रास्ता भूल जाए? लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी भी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां पिछली क्लास में करवा दिए थे। मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी, बस जो किताब में है वैसे तो बहुत अनगिनत है, अनगिनत मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, लेकिन जो बस किताब में है वही आएंगी। तो मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं वो जरूर समझ लेना, कि ऐसी उक्ति जो लोक में बहुत प्रसिद्ध है, ऐसी उक्ति उसे मुहावरे लोकियां कहते हैं। और ये मुहावरे और लोकोक्तियां क्यों होती थी? पुराने जमाने में लोग अपनी बात को नए तरीके से, नए ढंग से कहते थे, तो वो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते थे। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि किसी को उंगली पर हम किसी को उंगली तो ही लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ है वश में कर लेना। इसका अर्थ है वश में कर लेना। ऐसा लिखा अखबार में, ऐसा लिखूंगा कि कलम तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं लिखते लिखते वास्तव में 2 हाथों से कलम तोड़ दूंगा नहीं। इसका है कि मैं ऐसी बात लिखूंगा कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से अपनी बात लिखूंगा। ओखली में सिर देना, तो जान पूछ के हम ओखली मतलब जो मसाला पीसने वाली होती है उसमें सिर देते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि जान पूछ कर अपने ही गले में पत्ते डालना। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, हम कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये नहीं कुल्हाड़ी सच में मारना, जानबूझकर अपना खुद का ही नुकसान स्वयं करवा लेना। गले का हार होना, ये नहीं किसी के गले लिपट जाओ, गले का हार होना वरना इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को, उस शख्स को वह बहुत प्रिय होना को क्या बोलेंगे हम? गले का हार होना। तो इसी तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियां कहलाई जाती हैं।
इसके आगे है अनुच्छेद लेखन। ये 10 नंबर का पक्का आता है। इसको आप बहुत, मैं मानती हूँ ये आपको नंबर लाने के सबसे ज्यादा कह सकते हो कि आ सकते हैं इसमें नंबर। आप लेना मुहावरे, लोकोक्तियां। लोकोक्ति किसे कहते हैं ये भी जरूर देख लेना कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोगों के कहे द्वारा कही जाने वाली उक्ति। नहीं ज्यादा समझ आए तो बस जो प्रश्न दिया गया है उसी में से ही आप उत्तर निकालने की कोशिश करना कि लोगों के द्वारा जो कही गई उक्ति है, उक्ति मतलब पंक्ति मतलब लाइन, तो लोगों के द्वारा जो कही गई लाइन है वो लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है। इसके आगे है अनुच्छेद लेखन। ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स का है। ये हर बार 10 मार्क्स का आता है। इसको बस समझ लेना कैसे करना है। इसको यदि आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको 10 मार्क्स इजीली मिलना। तो उसको मैं बहुत तरीके से बता रही हूँ, और आपको उसको लिखना कैसे वो भी सीखना कि किसी भी विषय पर अपने विचारों को आपस में मिलाकर प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय पर अपने विचारों को आपस में मिलाकर प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद मतलब छोटा करना किसी भी बात को, मतलब 100 शब्दों में कहना। बहुत बार आपने भी एकेडमिक एग्जाम, स्कूल के एग्जाम दिए होंगे जिसमें 100 शब्दों में, 200 शब्दों में अपनी अपनी बात कहो। तो इसका मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में आप ऐसी बात कह दो जो उस सब्जेक्ट का सार निकल जाए, जो उस विषय का सार निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स का है। 40 में से 10 मार्क्स इसी के ही है। विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद एक सशक्त माध्यम है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान रखना इनका। अनुच्छेद के लिए किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता। ये लेख नहीं है। लेख में हम भूमिकाएं बांधते हैं, फिर उनके कारण लिखते हैं, फिर उनके कारणों पे चर्चा विमर्श करते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन ऐसा नहीं है। और ना ही फिर लेख में हम फिर कारण और निवारण लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उपसंहार लिखते हैं कि उसका शॉर्ट में आखिर में हमने क्या कंक्लूजन निकाला। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको मतलब इसी तरीके समझने की आवश्यकता है कि मैं छोटे से रूप में बात शुरू करूं और फटाफट खत्म कर दूं, इस तरीके से कि मैं बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करूं। सरल भाषा में मैं अपनी बात कैसे कह सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा भूमिका या उपसंहार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य भाग ही लेखन का केंद्र होना चाहिए। तर्क वितर्क या पक्ष, तर्क वगैरह बहुत ज्यादा तर्क नहीं देना है कि इसने ये कहा था, इसका ये हुआ था। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क या पक्ष नहीं देना है, और विपक्ष पर विचार भी नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट मतलब ऐसे शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द जो किसी को समझ ही नहीं है, या जो अनैतिक शब्द हो, जो किसी को समझ ही नहीं आए कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा सरल और प्रभावोत्पादक यानी कि प्रभावित होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी आपको किसी भी विषय पे टॉपिक पढ़े तो उसको लगे कि नहीं, इसने बहुत थोड़े से में इतनी विचार गर्भित बात। पिछली बार एग्जाम में आया था श्रावक की दिनचर्या कैसी हो, है ना, अनुशासन का क्या इम्पोर्टेंस है। ये नहीं है कि श्रावक कौन होता है वो लिखने बैठ जाए, अनुशासन क्या होता है वो लिखने बैठ जाए, नहीं। श्रावक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए कि उसे सुबह उठते ही कैसे प्रतिक्रमण करना, कैसे क्या करना, कैसे अपने कह सकते हो कि 14 नियमों का त्याग करना, 12 व्रतों का पालन करना, उन सब के बारे में शॉर्ट में लिखना है। ये नहीं कि उठना चाहिए, नहाना चाहिए, कम पानी पिलाना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रभावशाली ढंग से उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और अनुशासन का महत्व बताते समय ये नहीं होना चाहिए अनुशासन से जीवन में ये होता है वो होता है, वो तो पता ही है। वो तो देने वाले को पता ही होता है कि हाँ महत्व होता है, तभी तो दिया गया है। तो क्या महत्व होता है और आपके जीवन में उसको अपने जीवन से रिलेट करके सोचो, आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, वो भी उससे भी रिलेट करके आप उसको बता सकते हैं।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा सरल और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, और हमेशा 75 से 100 शब्दों के भीतर लिखना चाहिए। मैंने अभी भी बताया था आपको कि बने क्लास कितने अक्षरों में होना चाहिए, 75 से 100 शब्दों में। इतनी सरलता से, इतनी आसानी से मैं अपनी बात कहूँ, लिखने वाले को भी समझ आ जाए और पढ़ने वाले को भी, टीचर्स को भी समझ आ जाए कि क्या लिखना है। तो दो चार एग्जाम्पल है, मैं अभी बता देती हूँ। अनुशासन के बारे में आ सकता है, श्रावक के बारे में, आज के मॉडर्न फैशन के बारे में, वर्तमान जीवन शैली के बारे में आ सकता है। तो ये कुछ कुछ हिंट हैं, आप इन्हें जरूर लिखें और इनके ऊपर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है कि कितनी लाइन में लिखना चाहिए। क्या 150 में ठीक है? 100 100 कहा है, आप कोशिश करना कि आप 125 में लिख दो, 130 में लिख दो, इससे ज्यादा मत खींचना, ठीक है? क्योंकि फिर माइनस मार्किंग और फिर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, कई कई टॉपिक मैं भी मानती हूँ, इसका एक ट्रिक है, आप ध्यान रखना। कई कई टॉपिक मैं भी मानती हूँ कि कहाँ से शुरू करें, शुरू करने से पहले ही, भूमिका बनाने से पहले ही मन में उस विषय पे तक पहुंचने से पहले ही 3-4 लाइनें कंप्लीट हो जाती है। तो प्रयास ये करना कि थोड़ा सा ऐसा टॉपिक चुनना, आप भी अपना स्मार्ट सेंस यूज करके, दिमाग का यूज करके ऐसा टॉपिक चुनना जिसमें बहुत ज्यादा भूमिका समझाने की जरूरत भी नहीं है, वो चीज सबको पहले से ही ऑलरेडी पता हो। जैसे कि मान लो प्रदूषण के बारे में लिखते हैं, सबको पता है बहुत प्रदूषण है, हवा में भी जीव है, और ध्वनि में भी ये जो आजकल लाउड स्पीकर, सबको पता है, ये चीजें सबको पता रहती है। तो आप कर क्या सकते हो वो बताना। प्रदूषण किसे कहते हैं ये मत बताने बैठ जाना कि प्रदूषण किसे कहते हैं, ये मत बता देना। लेकिन मैं आपको पिछले साल के कुछ टॉपिक बताती हूँ, एक मिनट। पिछले साल के टॉपिक में है मेरी अभिलाषा, मेरी अभिलाषा, सत्य श्रावक की दिनचर्या, अनुशासन का महत्व, और ऐसे परोपकार का कोई कार्य है। अब मेरी अभिलाषा में, मेरा आदर्श में, जो आप जिसे मानते हैं, आप ये मत बताना आइडियल कौन होते हैं, आदर्श वे होते हैं जो समाज में महान काम करते, नहीं। आपके आदर्श कौन है? जांचने वाले को पता है कि आइडल का क्या मतलब है, जांचने वाले को ये भी पता है कि आदर्श का क्या महत्व है। तो आप उन्हें अपनी ओर से बताने मत लगना कि आदर्श कौन होता है, ये क्या होता है, इस तरीके से मत बताना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ, दो आते हैं इसमें, अनुच्छेद लेखन, बहुत सारे टॉपिक्स में से कोई दो टॉपिक्स चुनने होते हैं, और आपको खूब अच्छे से लिखना आप उसको, ताकि इसमें तो किसी के भी 10 मार्क्स छूटे ही नहीं, सबके 10 में से 10 मार्क्स हैं। चलिए, अगला इसका एक मेन टॉपिक और है, इसमें भी कई बार प्रश्न आ सकते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसे भी ध्यान से सुनना। मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा के दो रूप हैं। मैंने आपको शुरू से ही बताया था, जब देव शुरू हुआ था, जब ही बता दिया था कि भाषा दो के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक आपको पता होना चाहिए कि भाषा के कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में, भारत की राष्ट्रभाषा कौन है, ये छोटी छोटी बातें भी कई बार आपको अच्छे अच्छे नंबर दिलवा सकती है। तो मौखिक और भाषा और लिखित भाषा दो रूप हैं। मौखिक भाषा लिखित भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये मौखिक अभिव्यक्ति पूरी मौखिक भाषा पे है, तो इसको ध्यान से सुनना कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर, और इसमें कैसी भाषा का करना चाहिए। मौखिक भाषा लिखित भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जितना, आप खुद अपने ऊपर लो, आप जितना दिन में बोलते हो आप और हम, उतना ज्यादा क्या हम लिखते हैं? नहीं। हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतने उससे कहीं ज्यादा कम हम लिखते हैं। तो जीवन में मौखिक का क्या होने चाहिए?
मौखिक की भाषा का हमें अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। मौखिक भाषा लिखित भाषा से कई अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम इसी भाषा का प्रयोग कर हम विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं। भाषण, चुटकुले, हास, परिहास, नाटक, बातचीत, सभी कार्यों में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा है कि आप जब बोलते हैं तो आप पता चलता है आपकी विचार की शैली, आपकी सोचने और समझने की शैली, कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी क्या विचार है। तो मौखिक भाषा के द्वारा आपकी विचारों की अभिव्यक्ति का पता चलता है। अब अगर ये प्रश्न आए कि विचारों की अभिव्यक्ति का पता कैसे चलता है, तो मौखिक भाषा के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति का पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे जरूर ध्यान रखना। प्रभावशाली ढंग से विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रथम प्रभाव उसकी सफलता का स्रोत होता है। तो हमेशा क्या कहते हैं हम, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसे कहते हैं कि व्यक्ति के बोलने से ही हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति का प्रभाव कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति के विचार कैसे हैं। तो प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रथम प्रभाव उसकी सफलता का स्रोत होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल होने के लिए ये चार इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना। भाषा का अच्छा उच्चारण करना, शुद्ध मानक उच्चारण करना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी मातृभाषा है उस तीनों का प्रयोग करते हुए आप बोले। व्यवहारिक भाषा, ऐसी भाषा बोलना, आप स्पीच देने, भाषण देने गए कोई हॉल में या कोई प्रसंग में, वहां पे मान लो हिंदी कम्युनिटी है और आपने अपनी प्रांतीय बोली या अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलना, मराठी में, गुजराती में, तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं। तो जो भी व्यवहारिक भाषा हो उस क्षेत्र विशेष की, उसी में ही बोलना और विषय के अनुसार प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले कुछ रूप निम्नलिखित हैं। कविता पाठ है, ये सबको पता ही है कविता का कैसे होता है, कविता पाठ। उसके बाद है सस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन है कि ये भी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मौखिक उपयोगी सिद्ध होता है। लिखित गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण। कई कई बार होता है ना, हम स्कूल में मैडम हमसे बुलवाती थी गद्य और पद्य, तो वो क्या है, वो सस्वर वाचन है, ताकि इससे हमारा पता चल सके कि हमारी भाषा के ऊपर पकड़ कितनी है, हमारी भाषा पर मजबूती कितनी है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इसे आप ऐसे याद कर लेना, इंटरव्यू। साक्षात्कार देना और लेना। आधुनिक युग की आवश्यकताएं तथा प्रतियोगितापूर्ण वातावरण को देखते हुए यह अवश्य प्रतीत होने लगा कि छात्राओं को साक्षात्कार के रूप में तथा अर्थ का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में दिए गए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू में से पहले इंप्रेशन से ही कंपनी के सीईओ या एचआर होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के होते हैं या इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या व्यक्ति में गहरा आत्मविश्वास है, क्या व्यक्ति में गट्स है, एबिलिटी है, शिष्टता है, आत्मविश्वास से ओतप्रोत है या नहीं, उचित ज्ञान है या नहीं। तो साक्षात्कार में भी आपको बहुत तरीके से अच्छे से मौखिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखते हुए बोलना है, अपनी भाषा का अच्छा उपयोग करना है, अपने ज्ञान को आत्मविश्वास के साथ रहना है। उसके बाद एक रूप है इसका भाषण। भाषण है एक कला है। हम सबने बहुत सारे नेताओं के अपने स्कूलों में, टीचर्स के और भी हर जगह भाषण सुने होंगे। तो वो एक कला है जो मौखिक दक्षता का मापदंड है। आत्मविश्वास उत्पन्न करने का यह एक सक्षम माध्यम है। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब भाषण का प्रयोग किया जाता है, प्रार्थना में, सभा में, राष्ट्रीय त्योहारों में, आप सबने देखा होगा। उसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंट एक दो टॉपिक्स और हैं। आशु भाषण। आशु भाषण का मूल अर्थ है तुरंत बोलना। इसका हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब इसकी हमारी क्लासेस लगती थी आशु भाषण की। तो आशु भाषण में मतलब हाथों हाथ आपको टॉपिक दिया जाता है और उस पर बोला जाता है। उसके बाद है वाद विवाद।
ये सबको पता ही है। दो पक्ष होते हैं, एक टॉपिक होता है और वाद विवाद में मौखिक में के रूप में होता है, मौखिक विधा है। एक वाद विवाद में एक पक्ष में होता है, एक प्रतिपक्ष में होता है। यानी कि किसी भी चीज को मान लो, एकदम सरल एग्जांपल हो तो मोबाइल अच्छा या बुरा, कोई मोबाइल का अच्छे का बोलेगा, कोई बुरे का बोलेगा, तो वो वाद विवाद हो गया। तो लेकिन वाद विवाद में भी अपने मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कटाक्ष के रूप में जो उसको चुभे, और आक्रामक तरीके से नहीं बोलना चाहिए। कि जज करने वाले ये भी देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति अपनी बात का बिहेव है। तो ये सारे ध्यान रखिए और प्रभावशाली ढंग से हम विचार करने चाहिए। इसके बाद है परिचर्चा। परिचर्चा एक ही विषय पर दो या दो से अधिक लोगों से बातचीत करना परिचर्चा कहलाती है। इसमें संचालक विषय का विशेषज्ञ होता है। शेष जो मान लो आज मैंने एक मीटिंग बुलाई है कि मुझे आज, किसी भी विषय पे करनी है, आज मुझे मान लो करनी है बच्चों की पढ़ाई से लेके एक परिचर्चा करनी है, तो मैंने टीचर्स को बुलाया। मैं हेडमास्टर हूँ, तो मैंने अपनी बात रखी। मैं मीटिंग की होस्ट हूँ, मैं संचालक हूँ, तो मैंने अपनी बात रखी। फिर मैंने अपने सभी टीचर्स, साथी टीचर से उनकी बात सुनी। तो वो क्या हो गई, आपस में परिचर्चा, डिस्कशन हो गया। संवाद विनय, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय को लेकर बातचीत या संवाद करते हैं। और नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करने का वो अभ्यास करते हैं, नाटक के रूप में भी। उसके बाद है कहानी कथन। आजकल ये बहुत चल रहा है, और सोलो लोग अपनी परफॉर्मेंस सिंगल देते हैं, अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। मालती जोशी जी की कहानियां हैं जैसे, तो कहानी कथन करते हैं। बहुत सारे आजकल ये इन लोगों का, इन चीजों का ट्रेंड हो रहा है। मनोरंजक कहानियां सुनाते हैं, शिक्षाप्रद सुनाते हैं। इसके बाद है सभा संचालन। ये अपने हमेशा विद्यालयों में, मैंने भी अपने स्कूलों में देखा है, हमेशा सांस्कृतिक सभाएं होती थी। तो ये छात्रों द्वारा ही किए जाते थे, छात्रों द्वारा ही संचालित किए जाते थे, जिससे उन्हें स्टेज संभालने का, एंकरिंग करने का उत्साह जगे। उसके बाद है समाचार वाचन। समाचार वाचकों द्वारा रेडियो और दूरदर्शन पर समाचार वाचन तो सबने सुना है, हम सबने रेडियो आकाशवाणी तो सुनी है। सबने प्रोग्राम, अभी 92.7 रेड एफएम है, वो भी रेड क्या है, वो एक ठीक है, एक मनोरंजन का है। लेकिन पुराने जमाने में जो रेडियो और दूर खबरें, लाइव अपडेट सुनते थे, वो समाचार वाचन है। समाचार वाचन में भी ध्यान रखना, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, उतार चढ़ाव पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये आज हमारा सिलेबस इसका कंप्लीट हो गया है। पेपर से संबंधित एक बार फिर बता देती हूँ। परिभाषाएं जरूर याद कर लेना, किसे क्या कहते हैं। मान लो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना। अनुच्छेद लेखन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 10 मार्क्स का है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है या कोई अभी देख रहा है, तो ये टॉपिक 10 मार्क्स का है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई भी 5-7 टॉपिक आपके सामने होंगे, कोई दो टॉपिक उठा के आपको जो पसंद आए, आपकी जिसमें सोच अच्छी हो, आपको लग सकता है कि मैं इसमें इतना प्रभाव, वही देखो। टॉपिक चुनने से समय, विषय चुनते समय सावधानी रखना, वही विषय चुनना जिस पे आपको लगता है कि आप 100% दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 4 विषय चुन लिए और चारों पे 4-4 लाइनें लिख दी, ये गलत है। 4 विषय चुनकर सब पे 4-4 लाइनें लिखने का कोई अर्थ नहीं है। हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हमको लगता है कि इससे अच्छा ये कि कोई दो ऐसे टॉपिक चुन लिए जाते जिसपे प्रभावशाली तरीके से 10 लाइनें भी लिख सकते। तो 4-4 लाइनें 3-4 टॉपिक मिला के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यही प्रयास करना कि मैं ऐसा टॉपिक चुनूं। बहुत ऐसे विषय हैं, कुछ हमने ऐसे इस बार विषय लिए हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। और आपके 10 मार्क्स 100% मैं गारंटीड कहती हूँ। अगर आपने अच्छे से 10 या 11-12 लाइनें, जितने भी, जिसमें आपके पूरे विचार 100 शब्दों अब मैं तो आपको छूट देती हूँ 120 शब्द भी तक लिखो, लेकिन ऐसी इस तरीके से अपनी बात लिखो
कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स 10 में से 10 मार्क्स मिले। ये पूरा अकेला 10 मार्क्स का है। पिछली बार की तरह हर बार मैं हमेशा भी यही कहती हूँ कि पिछली बार के टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए कि कुछ कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं कि मेरी अभिलाषा, सच्चे श्रावक की दिनचर्या कैसी हो, अनुशासन का क्या महत्व है, तो ये जरूर आएंगे। अच्छा, इसमें एक ये भी ध्यान रखना, जो अलंकार वगैरह या फिर वाच्य है, कृतवाच्य से भाववाच्य, इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाना, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखे गए हैं। हमारा ध्येय यही है कि आपका पेपर अच्छे से अच्छे, सरल से सरल हो और आपको पेपर समझ आ जाए। इसी हिसाब से पेपर बनाए गए हैं। तो आप ये प्रयास करना कि मुझे गड़बड़ या गलतियां हो सकती है, मुझे हो सकता है कोई परिभाषा या कोई चीज याद नहीं हो, लेकिन मैं अनुच्छेद लेखन में तो 10 में से 10 नंबर लेके आऊं। ये चारों पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। हम लोग भी यही पॉइंट्स देखते हैं चेक करते समय कि किसी भी कोई भी अन्य भूमिका अनुशासन का पूछा जाए तो ये मत बताना कि अनुशासन क्या होता है। हमें पता है अनुशासन क्या होता है। यदि अनुशासन का महत्व पूछा जाए तो आप अपने जिंदगी में या आप अपने बच्चों की जिंदगी में या अपने आसपास देख के बताना कि अनुशासन का महत्व क्यों है। वैसे ही पर्यावरण का पूछा जाए तो ये मत बताना प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण इतने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण ये होते हैं, नहीं। जितना जो टॉपिक पूछा जाए उसी टॉपिक पे सारगर्भित 75 से 100 शब्दों में लिखना। मैंने आपको अभी लगभग पूरा सिलेबस करवा दिया मौखिक अभिव्यक्ति में, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आपकी 4th क्लास में हिंदी में तो व्याकरण में तो कम से कम 40 में से 40 आए, और उत्तराध्ययन सूत्र भी आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें भी खूब अच्छे मार्क्स आए। तो 10 नंबर का यह अकेला है अनुच्छेद लेखन। 75 से 100 शब्दों में ही लिखना। पुनः फिर से निवेदन है, पिछली बार क्या हुआ, 2-2 3-3 पेज हमें नहीं चाहिए। आपका भी समय बर्बाद होता है, हम भी कॉपी चेक करें, हमारा भी समय बर्बाद होता है। तो बिल्कुल समय शब्दों का ध्यान रखना, और तर्क वितर्क के शब्द या कोई मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब नहीं डालना। जो आपको अनुच्छेद लिखवाने का आपसे मतलब ही यही है कि आपके विचारों की शक्ति जाने हम, आपके विचार और आपकी अभिव्यक्ति जाने हम। तो जरूर ध्यान रखना, अनुच्छेद लिखते समय कोई गलत शब्द का उपयोग मत करना, तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष पर विचार मत करना। जो आपको लगता है वो बात आप लिखना। नो डाउट आप अच्छे से लिखना, और 100-120 के अंदर नहीं, एक एक शब्द गिनने मत बैठना। इसका एक सिंपल तरीका और बताती हूँ। आपके पास पुस्तिका, उसमें आपने मान लो एक लाइन में आप 6 अक्षर लिख रहे हो, 10 लाइन में कितने हुए, 60 हुए, और 10 लाइन में कितने हुए, 120। बस इतना ही ध्येय रखना। अगर एक लाइन में आप 6 अक्षर लिख रहे हो तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 कितने हो गए, 60। तो आप बस लाइन गिन लेना। अगर अक्षर लिखने बैठोगे तो समय बर्बाद, हालांकि पेपर आसान रहेगा लेकिन क्यों समय बर्बाद करना अपना। तो इसका यही है कि पहली ही लाइन में गिन लो कि मेरी राइटिंग केस, क्योंकि सबकी सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। मेरी राइटिंग में इतने अक्षर मैं इतने में लिख पा रही हूँ, तो 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 लिख रही हूँ तो मैं 10 लाइनों में 50 लिखूंगी और 20 लाइनों में 100 लिखूंगी। इतना सा ध्यान रख लेना, आपका बहुत आसानी से ये 75 से 120 100 शब्दों के आसपास हो जाएगा। अंकों में उत्तर दीजिए, ये भी आ सकते हैं। मिलान कीजिए, पिछली पिछली बार मिलान कीजिए भी आया था। तो आप बस ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अलंकार का मैं फिर से बता देती हूँ, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अलंकार में सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं याद कर लेना। बहुत ज्यादा इसके उदाहरण नहीं आएंगे, ये बस आपको ज्ञान के हिसाब से आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने आपको आज पूरे बताए हैं। जो लोग लेट जुड़े हैं वो एक बार अब रिपीटिव क्लास देख ले, मैंने उसमें और भी बहुत सारी बातें शामिल की हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख ले। और मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो एक बार आप याद कर लेना, और भूतकाल वगैरह इन सब के भेद हैं, ये आप पढ़ लेना कि संदिग्ध का क्या कहते हैं। पूर्ण उदाहरण और बहुत ज्यादा इसके नहीं आएंगे, ताकि आपका बोझरेशन कम हो जाए और आप बहुत आसानी और सरल तरीके से पेपर दे सके। इसके अलावा किसी को कोई भी प्रश्न है
मैंने आपको मेन मेन पैटर्न समझा दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे मुझे वो भी मैंने आपको समझा दिए गए हैं। इसके अलावा आप कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं अपना अनम्यूट करके। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आशा जी। जो भी जुड़े हैं उन सबसे यही निवेदन है कि खूब अच्छे से पेपर देना। हिंदी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज करके, क्योंकि संभावित क्लासेस तो हो चुकी हैं। ओके मैम। है ना आशा जी, आप शुरू से हैं, आपने सब समझ आ गया आपको पेपर का पैटर्न? हाँ हाँ मैम। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो एक बार फिर से कंसल्ट करना। मैं चाहती हूँ सबके 40 में से पूरे पूरे मार्क्स आए। परिभाषाएं जरूर याद कर लेना, परिभाषाएं आएंगी, और रिक्त स्थान की कुछ कुछ पूर्ति है तो लाइंस अच्छे से कर लेना। सबसे अच्छा बात तो मैं बताऊं, अब तक आपने जाना ये सारे जो है ना हर उसमें चैप्टर में, वो जरूर आप सब पढ़ लेना। अब तक आपने जाना, अब तक आपने जाना, उसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं। आपने आपने फॉर्म भरा है आशा जी? हाँ मैंने तो सेकंड का ही भरा था, फोर्थ का उनके लिए मैसेज किया था कि भाई है ना, मैं फोर्थ का, थर्ड फोर्थ अगर फिफ्थ। नहीं भरा है ना तो आप रोहित जी सोनावत है ना अपने ग्रुप में हाँ सब में, उनसे ही कहा था मैंने, कहा आप मेरा फॉर्म भर देना, मैंने सेकंड का ही भरा था खाली, वो फिर एक बार ऑनलाइन भरा। आप मैसेज करके जरूर पूछ लेना कि हाँ भैया, ओके आप मैम। लोगों से भी निवेदन है कि आप सब लोग पूछ लेना, कि हाँ ऐसा नहीं हो कि आप भरोसे रह जाए और हम भी एंड टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। आप हाँ अपनी ओर से कंफर्म कर लेना। ठीक, ओके मैम। ठीक है, और किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा जैन जी भी जुड़े हैं, अगर किसी को लगता है कि, वैसे तो आशा जी हिंदी का पेपर सरल ही है, कुछ गढ़ लग रहा है टिपिकल? जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। खमत खामना सा। कमत खामना, कमत खामना, सभी से मेरा कमत खामना जी। तो टिपिकल में ये मुहावरे और यही एक्स्ट्रा आने वाले, पिछले पेपर देखे थे मैंने। मुहावरे पिछली बार भी आए थे। जी पिछला पेपर देखा है मैंने, अभी देखा जस्ट 2 दिन पहले ही। तो हम्म। उसमें काफी मुहावरे थे, मुहावरे नहीं काफी मुहावरे थे। हाँ लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, और मुहावरे जो हैं वो किताब में से ही आएंगे, आप निश्चिंत रहना। मुहावरे लोकोक्ति किताब से ही आएंगी, वैसे तो इसके अलावा भी आशा जी बहुत सारे आपने भी देखा होगा, बहुत जी सारे मुहावरे हैं। लेकिन बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत सरल सरल मुहावरे चुने हैं सिलेबस में, वही आएंगे। और वाक्यों में प्रयोग जरूर करना। मान लो अगर मैंने किसी भी, मान लो कोई कह सकते हो तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी हम्म। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना? तो जी आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो कि मेरी बेटी को जरा सा गिरी लेकिन उसने अपनी बात को तिल का ताड़ बना दिया, किसी भी तरीके से कह सकते हो। नींद हराम होना है, जैसे परेशान होना, पड़ोसी ने तो दिन रात मेरी नींद हराम करके रखी है सामान मांग के। तो अपनी, अपने से रिलेटेड चीजें आपका भी उदाहरण लिख सकते हो। इसलिए हमने कोई उदाहरण में, वाक्य में, प्रयोग में कोई भी शब्द सीमा नहीं लिखी है कि आप एक लाइन में करो, आपको जैसे समझ आए आप उस तरीके से कर सकते हैं वाक्य में प्रयोग। जी घुटने टेकना, तो पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी शब्द में। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बहुत ज्यादा मुहावरे लोकोक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो एक कच्चा पेपर, मतलब थोड़ा सा एक जो पैटर्न है ना पूरा उस मैंने तो हिसाब। सबसे ज्यादा पेपर मेरे को, मैंने इतने पेपर, अभी बाकी सबके भी पेपर्स में मैनेज कर रहे हैं, उसमें डाल लेकिन देना मुझे ना लगता है कि सबसे ज्यादा पेपर मैंने ही बता दिया है कि अनुच्छेद लेखन के 10 मार्क्स का मैम, आएगा। ये तो पेपर ग्रुप में डाल देना ना, इससे तो अच्छा रहेगा। क्या? थोड़े से अब क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना, हाँ, तो क्या है कि एक प्रैक्टिस सेट जैसा हो जाए कि हाँ भाई ये इस टाइप पैटर्न का, जैसा हो कि हम प्रैक्टिस कर ले, मैं कहने का मतलब। इस टाइप का पेपर आएगा, मतलब हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपके पास पिछले साल का पेपर है ना? नहीं, मेरे पर नहीं है। नहीं आशा जी, आपके पास है ना? जी
तो आप एक बार भेज देना ग्रुप में, जी ग्रुप या में फिर शेयर कर देती हूँ मैं। हाँ पिछले साल का पेपर बस लगभग वैसा ही है। परिभाषा ही याद कर लेना। आपको देखो 10 ही टॉपिक की परिभाषा याद करनी है। अलंकार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और भाषा किसे कहते हैं। बस जो टॉपिक्स है ना उनकी तो परिभाषा कम से कम कर ही लेना, वो तो बहुत सरल हो गया। अनुच्छेद लेखन 10 मार्क्स का वैसे ही हो गया, 20 नंबर तो यही हो गए। मुहावरे लोकोक्तियां हैं 5-10 नंबर के, ये हो गए। पीछे कुछ एक रिक्त स्थान और कुछ एक चीजें डिजिट वाली नहीं है, वो बस आपको करनी है। लगभग 40 मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का ही है ये पेपर। नहीं तो डेफिनेशंस जो आप बोल रहे हो कि भाई डेफिनेशंस करना, तो जो हमें जो पॉइंट्स दिए गए सिर्फ उसी की डेफिनेशन करनी है, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिलेबस है ना, भाषा, वर्ण, लिंग, क्रिया, ये है ना सिलेबस जो जी हमारा पाठ्यक्रम है, बस जी उसी की परिभाषाएं करनी। ये नहीं करना कि आपको कृतवाच्य से वाच्य बनाते हुए की परिभाषाएं दो, ये सब नहीं है। मैंने तो अलंकार की परिभाषाएं भी हटा दी है। इतने टाइप के अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब वही हटा वही दिया। इसी अभी जस्ट आप बता रहे थे ना, इसीलिए पूछा कि हम्म क्योंकि आप बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर मतलब जो जो पॉइंट्स अपने को उसकी डेफिनेशन चाहिए, तो हम्म ऑलमोस्ट 10 डेफिनेशन हुई तो इनफ हो गया। लेकिन बस। क्योंकि हर विषय के अंदर उतना ही डिटेल है, नहीं उतने नहीं ही नहीं, वर्ड्स है, इतना उतने तो ही विभाग है। मैंने आपको सॉर्टेड करने के लिए इसीलिए बता रही हूँ, इतना तो आपको करना ही नहीं है बस। लेकिन इतना तो आपको मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी क्लास शुरू होने से पहले काल, वाच्य, अलंकार ये सब समझाए हैं। तो इतना आपको अगर मान पूछा जाए कारक किसे कहते हैं, तो ये तो पूछ सकते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। जी ओके ओके। इसके भेदों की परिभाषाएं संभवतः नहीं ही पूछी जाएगी। आप सिर्फ पढ़ लेना ताकि आपकी ज्ञान में रहे वो। जी वो ज्ञान में है, वो तो तो समझा है क्लास में, तो फिर भी हम्म हो गया। लेकिन क्या है कि एग्जाम्स हम्म, की बात होती है ना, कि सेम टू सेम वैसा लिखना या वैसा करना, तो उसमें थोड़ी उलझन हो जाती है। नहीं नहीं, आप अगर आप अनुक्रमणिका देखेंगे तो जी उसमें 12-13 अलग अलग टॉपिक्स हैं। उसमें भाषा की, वर्ण, संज्ञा, लिंग, ये 10-12 परिभाषाएं ही आपको याद करनी है, मेन ओके मेन परिभाषा, ओके सर, डन डन, धन्यवाद। है ना। बिल्कुल। और अनुच्छेद लेखन जरूर कर लेना, पिछली बार की में से भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, आप अपने तरफ से प्रयास कर लेना। ओके सर, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को और भी कुछ पूछना हो, या हमारी सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, आप बस रिवाइज कर लेना। और अब तक आपने जाना जरूर पढ़ना, अब तक आपने जाना हर पाठ के पीछे, ताकि आपको शॉर्ट में सब याद रहे हमेशा। ठीक है। ओके क्लास एंड करें। कुछ भी विना आशात्नायो तस्मच्छामि दुक्कडम सभी से क्लास के दौरान। सभी को जय जिनेन्द्र, ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, ग्रुप जय में बने जिनेंद्र। रहना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ग्रुप में बाकी अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी।